ब्रेक से एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जहां पर कितनी सीटों पर एनडीए है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन है, इसकी भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिससे आप अपडेट ले सकते हैं हमारे साथ। और भी अन्य मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर एनडीए जीतता है या फिर इंडिया। हालांकि ये जो स्थिति है वो कुछ ही घंटों में साफ होती नजर आएगी। अभी पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो उसकी शुरुआत की गई है, फिर उसके बाद ईवीएम भी खुलेगा। और देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए गठबंधन अब 272 सीटों पर आ गया है, वहीं इंडिया गठबंधन 182 सीटों पर है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की जो सीटें हैं, बीजेपी 5 की 5 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी किसी भी सीट पर देखा जाए तो बीजेपी का ही कब्जा रहा है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे थे उसमें भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार भी उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहेगा और कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही ईवीएम खुलेगी उसके बाद इन नतीजों में फेरबदल भी हो सकता है। और अगर फिलहाल बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 280 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 188 सीटों पर और अन्य दल जो है वो 13 सीटों पर कब्जा जमा चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर जब ईवीएम खुलती है तो इन नतीजों में क्या फेरबदल होता है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवगंगा से कीर्ति चिदंबरम आगे चल रहे हैं। बिहार में आरजेडी 6 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आगे। शिवगंगा से कीर्ति चिदंबरम आगे। बिहार में आरजेडी 6 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। बिहार में एनडीए को मिल रही हैं 19 सीटें और इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे। यूपी में एनडीए गठबंधन 42 और इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे। यूपी के जौनपुर से सपा के बाबू सिंह कुशवाहा आगे। सिवान से निर्दलीय हिना साहब आगे। घोसी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव आगे। और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर फिलहाल जो बढ़त है वो जो है एनडीए गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। और बिहार में आरजेडी 6 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। गुना से अगर बात की जाए तो गुना पे भी बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे रुझान आना शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी ईवीएम खुलना बाकी है। देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजों में ईवीएम खुलने के बाद फेरबदल होता दिखाई देगा। तेलंगाना में बीजेपी 7 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे। 170 से ज्यादा सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। रुझानों में बहुमत के करीब पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन। जिस तरीके से एग्जिट पोल की भी अनुमान लगाए जा रहे थे, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा था। फिलहाल ये जो स्थिति है कुछ ही घंटों में साफ होती नजर आएगी और देखने वाली बात होगी कि इस बार केंद्र में सरकार किसकी बनती है और भारत की जो सत्ता है वो किसके हाथों में जाती है। रुझानों में बहुमत के करीब पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन, यानी कि बीजेपी जो है वो लगातार कुछ ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो 30 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर कब्जा किए हुए है, कांग्रेस का 4 सीटों पर कब्जा है। हालांकि समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी नतीजे सामने आ रहे हैं ये भी चौंकाने वाले नतीजे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, देखा जाए तो जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ज्यादातर सीटें हैं उन पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े थे, उनका कहना था कि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी तो नतीजों में जो है अंतर घटता हुआ दिखाई देगा और साथ ही फेरबदल भी हो सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर अभी 9:30 बजे तक तो जो आंकड़े आएंगे ये ईवीएम के नहीं होंगे, अभी बैलेट, पोस्टल बैलेट के होंगे। और इसकी वजह से अभी बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना कि रिजल्ट क्या जाएंगे। ठीक है, अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन जब 9:30 बजेगा तो धीरे धीरे परत दर परत ये आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और वो फिर रिजल्ट्स में कन्वर्ट होने की संभावना उनकी ज्यादा रहती है। अभी पोस्टल बैलेट में कोई बहुत अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसी के आधार पे कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है एनडीए।
लेकिन अभी बहुत इनिशियल आंकड़े हैं, इन पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ये जाके सीटों में तब्दील ही होंगे। अभी बहुत इनिशियल। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जैसे कि उत्तराखंड के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, उनमें 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तराखंड के जो नतीजे हैं वो बीजेपी दोहराती नजर आएगी। क्या लगता है कि ईवीएम खुलने के बाद इन नतीजों में भी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है उत्तराखंड में तो। जितने एग्जिट पोल थे या उसके पहले भी जो बात की जा रही थी, तो जी। उसमें ये लग रहा था कि बीजेपी का पलड़ा भारी है वहां पर। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी आगे रहेगी, तो वहां बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा सकती। हो सकता है अभी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा एक्चुअल क्या है, लेकिन अभी जिस जी। तरीके से रुझान आ रहे हैं तो वो तो उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं, जैसा कि पहले लोग आकलन कर रहे थे कि उत्तराखंड में बीजेपी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, और वही रिफ्लेक्ट भी हो रही है। बिल्कुल, और अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 30 सीटों पर जो है परिणाम सामने आ रहा है, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर भी हम जनता को दिखा रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर है और गठबंधन कांग्रेस से है वो भी 4 सीटों पर है। तो यानी कि देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो 2019 का चुनाव है वैसे नतीजे दोहराती हुई बीजेपी नजर आएगी, या फिर इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वहां पर बीजेपी का जो परचम है, मोदी जो है वो कम होता नजर आएगा? हाँ, यूपी के जो नतीजे हैं, जो ग्राउंड पे जब रियलिटी हम लोग देखते थे, जी। तो उसी लाइन पे कुछ एक्सपेक्टेड ये नतीजे लग रहे हैं। जो बीजेपी का दावा था कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी, और या पिछला अपना जो है रिकॉर्ड 2019 का वो मेंटेन करेगी या उससे ऊपर जाएगी। तो इन रुझानों से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त है, और सबसे ज्यादा जो गेन है वो समाजवादी पार्टी को है। बहुजन समाज पार्टी को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को थोड़ा सा साख बचाने की सीटें मिल रही हैं। हालांकि कई जगहों पर अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस पर ये लग रहा है कि 1 या 2 सीटों पर ही कांग्रेस शायद नतीजों को तब्दील कर पाए। जी। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा स्थिति है अभी के रुझानों के हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी बहुत ही अर्ली है प्रिडिक्ट करना। अभी ये रुझान जो है ये नतीजों में नहीं बदलने की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट हैं और बहुत थोड़ी संख्या होती है, बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं। ईवीएम जब खुलती है तो बहुत बड़ी संख्या तादाद आती है, लेकिन ये अभी बहुत ही अर्ली रुझान है और इन पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो अभी ये दिख रहे हैं, रुझान दिख रहे हैं, इस पे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कम से कम 2019 के आसपास तो जरूर रहेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी का भी कहना है कि वो 400 पार करेगी, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खाते में 370 सीटें आएंगी, और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर 400 सीटें मिलेंगी। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, और देखा जाए तो फिलहाल जनता को भी बता दें कि एनडीए सीट जो है, एनडीए गठबंधन जो है, माफ कीजिएगा, वो 265 सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो 220 सीटों पर है और अन्य दल 13 सीटों पर। जिस तरीके से जो आंकड़ा है, या फिर बात की जाए तो जो जीत का मार्जिन है वो कम होता दिखाई दे रहा है दोनों ही गठबंधन के बीच। जहां पर पहले करीब 100 सीटों का फर्क नजर आ रहा था, तो वहीं पर अब मात्र कुछ ही सीटों का जो फर्क है वो देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल जब ईवीएम खुलेगा तो रुझानों में परिवर्तन आएगा। तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफी जो कड़ी टक्कर है वो देता हुआ दिख रहा है? अगर फिलहाल बात की जाए तो सत्ता किसके हाथों में जाएगी यह अनुमान लगाना फिलहाल बहुत ही जल्दी कहा जाएगा, लेकिन तब भी देखा जाए तो क्या लगता है जनता का मूड किस ओर जाता दिखेगा? निश्चित तौर पर अभी जो रुझान दिख रहे हैं, अगर इनको ही प्रिडिक्ट किया जाए तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि इंडिया ब्लॉक ने अच्छी टक्कर दी है एनडीए को। जी। एनडीए जिस तरीके से कह रहा था कि 400 पार जाएंगे और निश्चित तौर पर जाएंगे, आज सुबह तक भी लोग नेता कह रहे थे, तो वो 400 पार का तो कम से कम ये आंकड़े देख के तो नहीं लगता कि 400 पार जाएंगे। ये आंकड़े देख के तो यही लगता है कि सरकार बना लेंगे। सरकार हो सकता कि थोड़ा बहुत पिछला जो 2019 का जो आंकड़े थे उसके आसपास पहुंच जाए। और ये कहा जाएगा कि ये कामयाबी भी रही इंडिया ब्लॉक की। जिस तरीके से वो कमजोर लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा उन्होंने कोऑर्डिनेशन और सारी चीजें नहीं दिखी,
तो अगर वो यहाँ भी रोक पाते हैं, 2019 के नतीजों पे भी रोक पाते हैं, तो भी ये इंडिया गठबंधन की एक तरीके से जीत ही कही जाएगी। हालांकि ये अभी मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत अर्ली ट्रेंड है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सर, देखा जाए तो लगातार जो मार्जिन है वो जीत का कम होता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से रुझान फिलहाल आना शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं जो अंतर है वो काफी कम होता नजर आ रहा है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों की ओर। जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं, फिलहाल कुछ सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर देता हुआ इंडिया गठबंधन भी नजर आ रहा है। फिलहाल की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 255 सीटों पर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर पहुंच चुका है। जीत का मार्जिन जो कि पहले 100 सीटों का था वो अब कम होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल जानकारी ये भी है कि अभी ईवीएम खुलना बाकी है। जिस तरीके से ईवीएम खुलेंगे, वोटों की गिनती जो ईवीएम से शुरुआत होगी, तो जो रुझान है उनमें काफी अंतर देखने को मिलेगा और टक्कर जो है वो काफी मुकाबला वाली देखने को मिलेगी, काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, वहां पर केरल की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस से पीछे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की बात की जाए तो वो पीछे चल रही है। आरा से बीजेपी के आरके सिंह आगे चल रहे हैं। जालंधर से कांग्रेस प्रत्याशी चन्नी आगे चल रहे हैं, और केरल से अल्लापुझा से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर की बात की जाए तो वहां पर मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। आरा से बीजेपी के आरके सिंह आगे चल रहे हैं। बात जालंधर की करें तो जालंधर से कांग्रेस प्रत्याशी चन्नी आगे चल रहे हैं। केरल अल्लापुझा से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल पीछे चल रहे हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी पीछे चल रही है। आरा से बीजेपी के आरके सिंह आगे चल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। सहारनपुर गाजियाबाद में कांग्रेस आगे है। सीतापुर बाराबंकी में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो यूपी के 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। दरभंगा से बीजेपी के गोपाल ठाकुर आगे चल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर और गाजियाबाद में कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा सीतापुर और बाराबंकी में भी कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरीके से रुझान सामने आते जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस 4 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, दिख रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से पोस्टल बैलेट के जो रुझान है वो सामने आए हैं, ईवीएम खुलना बाकी है और उसके बाद रुझानों में फेरबदल देखने को भी मिल सकता है। सुल्तानपुर की बात करें तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी पीछे चल रही है। आरा से बीजेपी के प्रत्याशी आरके सिंह आगे चल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। यूपी की बात की जाए तो कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। सहारनपुर गाजियाबाद में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं सीतापुर और बाराबंकी में भी कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 56 सीटों की अगर बात करें, 56 सीटों पर फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी 23 सीटों पर है, कांग्रेस 6 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 26 सीटों पर, और अदर जो अन्य हमारे गठबंधन जो दल है वो 1 सीटों पर आगे है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, देखा जाए तो जिस तरीके से फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है, और ओवरऑल 56 सीटों के जो परिणाम है वो अभी हम जनता को बता रहे हैं। वहां पर 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी है और 23 सीटों पर बीजेपी। तो लगता है कि इस बार यूपी में भी जो गठबंधन और बीजेपी के बीच की जो लड़ाई है वो काफी मजेदार और मुकाबले वाली देखने को मिलेगी। नहीं, जाहिर है, निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं जनादेश है, और जो प्रारंभिक जो रुझान आए हैं वो बैलेट पेपर की गिनती के बाद आए हैं जी। और अभी जो जैसे मैं देख रहा था अभी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ईवीएम के नंबर पर उन्होंने एक्सपोस्ट पे कुछ लिखा है, ईवीएम का नंबर बदला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, तमाम इस तरीके से वार्तालाप चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर जो रुझान अगर भाजपा के पक्ष में नहीं अगर आता है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो युवा है, जो बेरोजगार है, अग्निवीर योजना और तमाम जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की अगर बात की जाए तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार की भी बात थी,
और तमाम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे जिनको कहीं ना कहीं, लेकिन भाजपा को ये लग रहा था, प्रारंभिक जो रुझान आ रहे थे शुरू में, मुझे लग रहा था कि कहीं राम लहर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो लोगों को मैं देख रहा था तमाम लोग इस बात का कर रहे थे आकलन की नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिदृश्य बदला, और ये लोग आकलन कर भी रहे थे कि यहाँ पर नेट टू नेट फाइट है उत्तर प्रदेश में, बहुत हार जीत का होगा। जो पहले 2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख मतों से लोग जीत गए थे, तो मैं देख रहा हूं चाहे पूर्वांचल का गढ़ हो चाहे इधर पश्चिमांचल का गढ़ हो, इनमें तमाम जगह उलझता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि मैं देख रहा था कुछ समय पहले कि मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी और हमारे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी भी अभी प्रारंभिक रुझान में पीछे चल रहे थे। ये बहुत मतलब जो है बीजेपी के लिए चिंताजनक बात है। वहीं रायबरेली में भी मंत्री लड़ रहे हैं, तो कई जगह जो हमारे मंत्री लड़ रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, और अब आगे तो धीरे धीरे समीकरण क्या बदलेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जिस तरीके से देश में एक संविधान को बचाने को लेकर के एक खास वर्ग जो माननीय मायावती जी का कोर वोट बैंक कहलाता था, उसमें मैं बता रहा था लगातार, मैं कई डिबेट में इस बात को रखा भी मैंने कि ये कोर वोट बैंक जो बसपा का है वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने के लिए उनके दिमाग में एक नैरेटिव भाजपा के प्रति था। और लेकिन अभी तो ये प्रारंभिक रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी बैलेट पेपर जो गिने गए उनमें बैलेट पेपर में तो बीजेपी को बढ़त मिली थी, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के बाद बड़ा अच्छा उनको मैंडेट था, और करीब करीब 171 सीटों पर मैं समझता हूं बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन को भी रुझान में जो प्रारंभिक आया था बैलेट पेपर के बाद। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी जो आपके चैनल पे आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूं 244 ये बराबर का जो मामला आ गया है, तो मैं समझता हूं जिस तरीके से सतर्कता और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग को बार बार टारगेट कर रहा था और लगातार ये मांग कर रहा था कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए। लेकिन चलिए अभी तो ये प्रारंभिक रुझान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक खुशी मना रही थी, जो उतार चढ़ाव जब शुरू हो जाता है लगातार वही स्थिति बन गई। जब हम लोग मान के चल रहे थे गुजरात में इंडिया का जो मैच हो रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप हम लोग जीतने जा रहे हैं, और उस स्टेडियम पर किसी को आकलन नहीं था। तो ये तो एक जंग की जगह, ये क्रिकेट का मैदान तो है नहीं, ये एक राजनीतिक मैदान है। यहाँ एक पक्ष जीतेगा दूसरा पक्ष हारेगा। तो ये मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था प्रारंभिक रुझान से कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा मत, बहुत बड़ा योगदान भाजपा के साथ मैंने देखा भी। मैं देश के कई सीटों पर गया, उत्तर प्रदेश की मैंने करीब 44 सीटों का भ्रमण किया। बिल्कुल राघवेंद्र जी, और देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान सामने आना शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है वो फिलहाल आगे चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी ये कुछ ही समय में ये रुझान बदल भी सकते हैं। ईवीएम की गिनती जैसे जैसे शुरू होगी, कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो अन्य गठबंधन है या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और एक बार फिर से ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लगातार अब तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन 244 सीटों पर और इंडिया गठबंधन भी 244 सीटों पर है, और खीरी से बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी के कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए हैं, जहां पहले रुझानों में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आगे चल रही थी, अब वो पीछे चल रही है। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अक्षय यादव पीछे चल रहे हैं। यूपी की 37 सीटों पर इंडिए और 37 पर एनडीए का कब्जा। मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। रुझानों में यूपी में बड़ा उलटफेर, अभी इंडिया गठबंधन आगे चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर भी 244 सीटों पर कब्जा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी 244 सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, दोनों गठबंधन 244 सीटों पर कब्जा किए हुए हैं।
फिलहाल देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में ईवीएम खुलेगी और उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर एनडीए गठबंधन अब 245 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 65 सीटों में बीजेपी 26 सीटों पर चल रही है आगे, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर है और फिलहाल अभी बसपा का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी 65 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी 26 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर। लगातार अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वहां पर गठबंधन और बीजेपी के बीच जो मुकाबला है वो काफी कांटे का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं गठबंधन बीजेपी को पछाड़ता भी नजर आ रहा है। फिलहाल अभी ईवीएम से रुझान आना बाकी है, ईवीएम खुलने के बाद वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। देखने वाली बात होगी कि जो रुझानों में उलटफेर है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार अंकुर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं रुझानों में, क्या देखा फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार मोदी मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता या फिर फीका पड़ता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से जैसा हमने अपने पिछली डिबेट में भी हमने चर्चा करी थी कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कहीं भी दिख नहीं रहा, वोटरों में वो उत्साह नहीं दिख रहा था कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों पे। साथ ही साथ जैसा अभी आपने उत्तर प्रदेश में बताया कि सपा आगे चल रही है, जी। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान यही रहा है कि कई सारे इसमें से मंत्री और सांसदगण ऐसे हैं जिनकी वहाँ के लोकल लोगों में जिनके प्रति एक बहुत विरोध दिख रहा था, लेकिन भाजपा ने काफी सारे वैसे नेताओं को वापस से टिकट दिया और काफी उनका भी विरोध है। दूसरा, पिछली बार तो मोदी मैजिक काफी अच्छा काम किया था और ग्राउंड पे एक उत्साह था, सारी चीजें थी। इस बार वो नदारद दिख रहा है। साथ ही विपक्ष ज्यादा लामबंद तरीके से लड़ा है इस बार चुनाव में, भले नतीजे कुछ भी हो, बट ये कहना एकदम 100% सही होगा कि विपक्ष अच्छे तरीके से लड़ा है और उसने उम्मीदवारों का चयन बड़ा सोच समझ के किया है। हर जगह की जातिगत चीजों को देखकर, फिर जो उम्मीदवार हैं उनके भी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को देखकर कराया। जहां तक भाजपा का सवाल है तो उन्होंने ज्यादातर बहुत सारे ऐसे सीटें हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रति जनता के बीच नाराजगी प्रखर रूप से देखी जा रही थी, तो वही चीजें चल रही है। और अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें अमूनन लगभग 50% सीटों पे पहले 2 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है, ईवीएम्स की भी काउंटिंग हो चुकी है। तो ये रुझान धीरे धीरे अब बनते चले जाएंगे, क्योंकि अब चूंकि 9 बजे तक मोस्टली पोस्टल बैलेट हर जगह पे खत्म हो चुके हैं और अब ये ईवीएम के रुझान भी शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, लेकिन अंकुर जी देखा जाए तो जिस तरीके से 7 चरणों के जब चुनाव हमने कवर किए उस दौरान देखा जाए तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है प्रत्याशी बदले गए हैं। पहले किसी को टिकट दिया गया, उनका टिकट काटकर फिर किसी को दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना सामने आ रहा था, ऐसा कहीं ये भी लग रहा था कि जनता जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, जनता उनके साथ जाती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर उन्होंने प्रत्याशी बदले तो जनता के रुख को देखते हुए अपने प्रत्याशी बदल लिए समय पर। जी। भाजपा के कई सारे प्रत्याशी ऐसे थे कि जिनकी घोषणा के बाद लोकल लेवल पे काफी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हीं प्रत्याशियों को आगे रखा। तो एक तरह से वो भी दिखा रहा था कि मोदी जी के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवारों से भी जब बात होती थी, कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं कई सारे मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के, जिसमें जनता उनका विरोध कर रही है और उसमें भी वो एक तरीके के घमंड के साथ बोल रहे थे कि हाँ, हम मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। तो ये भी जनता के बीच काफी बातें चली हैं इसके ऊपर में। तो सपा का ये पक्ष की उम्मीदवार बदलना कहीं पे पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर उन्होंने जनता का रुख देखा तो उसके हिसाब से उन्होंने समय रहते हुए उम्मीदवार बदल दिए। तो ये भी इसको मैं निगेटिव नहीं मानता
कि अगर आपने किसी उम्मीदवार की घोषणा करी और आपने देखा कि अगर उनके पक्ष में जनता की लहर नहीं आ रही या जनता उनका विरोध कर रही है, तो अगर आपने समय रहते उनको बदल दिया तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं आगे जी कैसे क्या जाता है। लेकिन अब चूंकि जो भी ये आ रहे हैं, अब ईवीएम वाले भी चीजें खुलनी शुरू हुई हैं। पहले बिल्कुल, एक यानी दो कि राउंड की वोटिंग हर देखा जाए जगह तो शुरू ईवीएम है। के भी जो रुझान है वो आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से सीटों की अगर बात की जाए तो वहां पर अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो गठबंधन ने काफी कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को। और जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी थे वो काफी आश्वस्त थे इस बात को लेकर के कि ये जनता जो है वो मोदी जी को ही जिताएगी और एक बार फिर से मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि नतीजे जो है, रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। स्थिति जो है कहा जा रहा है कि 12 बजे तक साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, देखा जाए तो अगर ओवरऑल बात करें एनडीए गठबंधन की, वो 255 सीटों पर है। हालांकि इंडिया गठबंधन 237 सीटों पर है। जीत का जो मार्जिन है वो अब कम होता नजर आ रहा है, सीटों का मार्जिन कम होता नजर आ रहा है। आपको इसमें बदलाव भी काफी दिखेगा, बिकॉज बहुत सारी सीटों पे बहुत कांटे की टक्कर है। अभी जो बिल्कुल भी एक दो राउंड की टक्कर आ रही है उसमें कांटे की टक्कर है। अभी स्क्रीन पे हरियाणा दिख रहा है जहाँ पे 6 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, तो ये आगे के संकेत भी दिखा रहे हैं। और कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि सभी राज्यों की एक बैठक बुलाई गई थी सारे नड्डा जी के आवास पर, जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर एक चिंतन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा और बिहार के ऊपर चर्चा अलग से हुई थी और यूपी की भी चर्चा अलग से हुई थी। बंसल जी और बाकी जो यूपी के चुनाव प्रबंधन में जो लोग लगे थे उनके साथ एक चर्चा अलग से हुई थी। तो कहीं ना कहीं संकेत कल ही दिख रहा था। और खट्टर साहब के साथ भी अलग से अमित शाह जी और नड्डा जी बैठे थे। तो वो अभी के रुझानों में भी दिख रहा है कि क्यों बैठे थे, क्योंकि वहां पे चुनाव भी है आगे, विधानसभा के चुनाव भी। और एक तरीके से सीएम बदलने की का कारण भी आपको अब दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि क्यों सीएम बदलने की चेष्टा की गई, वहां पे क्या करने की कोशिश की गई। और एक तरीके से कांग्रेस भी अपने आप को वापस से जिस तरीके से उनके लिए राइज हुआ है, भले वो सरकार बना पाए ना बना पाए, बट एक अच्छी टक्कर उन्होंने दी है इस बार अभी तक के रुझानों में। भले ये रुझान आगे जाके चेंज हो जाए, बदल भी जाए, जी फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा कि इस पर विपक्ष अच्छे से लड़ा है। भले मुद्दों की कमी उनके पास रही है या मुद्दों को सामने रखने की स्टाइल और बेटर हो सकती थी, मैं अभी भी मान रहा हूँ जो मैंने 7 चरणों में देखा। लेकिन फिर भी एक तो कॉमन परसेप्शन ये हर जगह से निकला था कि जनता के बीच में उम्मीदवारों के प्रति और सरकार के प्रति बहुत सारे मुद्दों पे असंतुष्टि प्रखर रूप से दिख रही थी। बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो जनसभाएं और रैलियां की गई है उसमें बीजेपी की बात की जाए तो खास तौर पर जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, उन पर कुछ भी कहने से बचा गया है। और विपक्ष एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और हम लगातार बने हुए हैं जनादेश 2024 पर, जहां पर पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 265 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है और इंडिया गठबंधन 229 सीटों पर, वहीं अन्य दल जो है वो 20 सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं। अगर उत्तराखंड के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 5 की 5 सीटों पर फिलहाल कब्जा जमाए हुए है। रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी 15 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे, राजस्थान में बीजेपी 14 और इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी 8,993 सीटों पर आगे, माफ कीजिएगा, वोटों से आगे चल रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन भी आगे चल रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी 36 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में सपा बीजेपी से आगे निकली। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी भी करीब 9,000 के वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जिस तरीके से यूपी के रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी 36 और कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और रुझानों में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाए हुए है। सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है हरियाणा में। कर्नाटक में बीजेपी 15 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है।
राजस्थान में बीजेपी 14 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर आगे। रायबरेली में भी राहुल गांधी करीब करीब 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जहां पर राघवेंद्र सिंह राजू जी, राजनीतिक विश्लेषक, अंकुर ठाकुर, इलेक्शन जर्नलिस्ट, प्रोफेसर ML वर्मा, चुनाव विश्लेषक, महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। और हम रुक कर लेते हैं महेंद्र सिंह जी आपका। देखा जाए तो जिस तरीके से फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें दक्षिण भारत में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन हालांकि जो इधर देखा जाए तो जिनमें बीजेपी की ही सत्ता है, अगर हरियाणा या राजस्थान की बात करें तो वहां पर बीजेपी कुछ कम नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ये इनमें रिजल्ट्स में परिवर्तन होने की उम्मीद है, क्योंकि अब ईवीएम के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें। तो ये एक निश्चित तौर पे आप जैसा कह रही हैं कि जहां सत्ता में बीजेपी थी वहां एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है, और वही नतीजे वही ट्रेंड्स में भी दिख रहा है। नाराजगी निश्चित तौर पर, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि नाराजगी इस सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा थी लोगों में, और वो आपको जो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये रुझान आ रहे हैं, उस पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे दिलचस्प जो आंकड़े आने वाले हैं, जो रुझानों के हिसाब से दिख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बढ़त दिख रही है वो बहुत दिलचस्प है, उसका आकलन करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से। और एक और राज्य बड़ा दिलचस्प आएगा, वो हरियाणा आएगा। हरियाणा में भी बहुत कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन नतीजे या रुझान जो है वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें, राज्य सरकारें थी, और जहां बीजेपी ने पहले बहुत अच्छा केंद्र में, मतलब जो लोकसभा चुनाव 2021 के थे, वहां जहां जहां बहुत अच्छी सीटें हासिल की थी, वहां पर नुकसान उठाने को मिल रहा है, दिख रहा है रुझानों से। और ये रुझान धीरे धीरे निश्चित तौर पर अब यही एक रुझानों का ये जो सिलसिला है, इस तरीके का ट्रेंड है, ये आगे हो सकता है नतीजों में भी देखने को मिले, क्योंकि अब ईवीएम और कई जगहों पर तो ये जैसा कि गड़बड़ियों की भी आशंकाएं हो रही हैं। बघेल जी, जैसे राघवेंद्र जी कह रहे थे, तो भूपेश बघेल जी ने बड़ी एक लिस्ट डाली हुई है कि कहाँ ईवीएम बदले गए हैं, ईवीएम के सीरियल नंबर बदल दिए गए हैं। तो ये कुछ चीजें भी आ रही हैं, ये कितनी जगहों पे ये रिपोर्ट होंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स कम से कम एनडीए के लिए अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं। जी, और महेंद्र जी, साथ ही देखा जाए तो अगर हरियाणा में देखें तो बीजेपी जिस तरीके से पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, इसका एक बड़ा कारण जो है मेरे हिसाब से वो ये भी हो सकता है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं हरियाणा में, जैसे कि किसान आंदोलन की ही बात कर ली जाए, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या फिर बीजेपी की ओर से बोलने में देखा जाए तो अगर उनसे ये हमारे में सवाल किया गया है तो वो उससे बचते नजर आए हैं, इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि देखा जाए तो हरियाणा में किसान जो है काफी ज्यादा संख्या में है, तो वो एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो हरियाणा में पिछड़ती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा था ये हरियाणा में, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा था। और एक और व्यक्ति को क्रेडिट देना चाहिए, वो हुड्डा है। हुड्डा जो है लगातार लगे थे किसानों के बीच में, बड़ा उन्होंने काम किया। तो जो जीत कांग्रेस को वहां मिलेगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है। और बीजेपी निश्चित तौर पर किसानों को अपनी तरफ ला नहीं पाई, उनके मुद्दे थे, उनकी जो मांगे थी, उनको वो एड्रेस नहीं कर पाए। इसका नुकसान उनको हरियाणा में जरूर उठाना पड़ेगा, और ये हमें ट्रेंड से भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान वहां पर उनको हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उत्तराखंड की जो बात करें, उत्तराखंड में उस तरीके की नाराजगी नहीं थी, और यही वजह है कि वहां पर बीजेपी अच्छा करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं, ईवीएम की काउंटिंग की भी रुझान, अगर उनकी भी बात की जाए तो ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और रुझान सामने आ रहे हैं, तो कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल स्थिति कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम अपडेट्स लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से हम अगर देखें तो एनडीए गठबंधन अब 255 सीटों पर कब्जा जमा चुका है, वहीं इंडिया गठबंधन 240 सीटों पर है। जीत का मार्जिन कम होता नजर आ रहा है। ईवीएम से वोटों की गिनती की भी शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। अपडेट्स आपको बता दें, जहां पर आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो उनके भी रुझान सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोयंबटूर से बीजेपी के अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं। समस्तीपुर से एलजेपी की शांभवी चौधरी आगे चल रही हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को रुझानों में लग रहा है झटका। कोयंबटूर से बीजेपी के अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं। समस्तीपुर से एलजेपी की शांभवी चौधरी आगे चल रही हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को रुझानों में लगा है झटका। कोयंबटूर से बीजेपी के अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं हमारे साथ चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर एमएल वर्मा जी का। एमएल वर्मा जी, देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, पहले रुझानों की अगर बात की जाए तो वहां पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा था। फिर चाहे हरियाणा की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों की बात की जाए, और जिस तरीके से अब ईवीएम के वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया गठबंधन अब आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ ही देर में जो स्थिति जब साफ होती नजर आएगी तो इंडिया गठबंधन जो है वो पीछे होता नजर दिखाई देगा? नहीं, अभी तो बहुत नेक टू नेक है। इंडिया गठबंधन क्यों पीछे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी एक खबर मैं एक टीवी स्क्रीन पे देख रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी जी पीछे चल रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बड़े बड़े नेताजी को चेहरे के रूप में दिखाया गया है और वो पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी असर दिखाई पड़ेगा और रिजल्ट जो ग्राउंड रियलिटी थी वो भी दिखाई पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि जो एग्जिट पोल था उससे लोग बड़े शॉक में आ गए थे और तमाम से पार्टियों के लोग जो है ये आशंका जाहिर करने लगे थे कि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, और इसकी शिकायतें की गई थी जी। और ग्राउंड रियलिटी पर तो दिखाई पड़ता था कि लड़ाई नेक टू नेक है, जिसमें एनडीए और इंडिया की बात नहीं थी बल्कि कैंडिडेट की बात थी। और कैंडिडेट के हिसाब से इंडिया गठबंधन के लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट से ज्यादा बेटर कैंडिडेट दिया था, क्योंकि वहां पे बिल्कुल सर, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे एमएल वर्मा जी, और यहाँ पर देखा जाए तो हम जनता को बता देते हैं अपडेट्स जिस तरीके से सामने आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन 259 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 261 सीटों पर। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अब आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहले के रुझान सामने आ रहे थे, एनडीए गठबंधन आगे चल रहा था, अब इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अब कांटे के मुकाबले जो टक्कर थी अब वो और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। प्रोफेसर साहब, अगर हम आपका दोबारा से रुख करें तो देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो रुझान फिलहाल सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त था, अति आत्मविश्वास में था, ये कहा जा सकता है। बीजेपी के भी कई प्रत्याशी थे, उनको ये भरोसा था कि मोदी लहर जो है वो एक बार फिर से काम करेगी। प्रोफेसर साहब यहाँ रोकेंगे। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर जनता को बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्रेन काफी ऊंचाई पर होने से रोकी उड़ानें। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रोकी गई उड़ानें। लखनऊ से खबर, एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन हुई खराब। क्रेन खराब होने पर विमान के संचालन पर हुई रोक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, क्रेन काफी ऊंचाई पर होने से रोकी गई उड़ानें। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रोकी गई हैं उड़ानें। एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन हुई खराब। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। क्रेन खराब होने पर विमान के संचालन पर लगाई गई है रोक। क्रेन काफी ऊंचाई पर होने से रोकी गई हैं उड़ानें। सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए रोकी गई हैं उड़ानें। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन हुई खराब।
एयरपोर्ट से जुड़ी खबर बता रहे थे यहाँ पर, जहां पर एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन खराब होने से उड़ानें रोक दी गई हैं। फिलहाल लगातार हम आपके चुनाव को लेकर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।